Assalamualaikum students, hope so you all will be doing great. Welcome to Akazmi Academy. Hisab Kazmi this side your teacher. So आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट्स डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है, कि किस तरह के जो है वो डिसऑर्डर्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं. आज हम इनकी डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस कहते हैं किसी भी डिज़ीज़ का पता लगाना, ठीक है. इसको तशख़ीस कहते हैं, उर्दू के अंदर कहते हैं मर्ज़ की तशख़ीस करना, यानी किसी भी डिज़ीज़ का पता लगाना कि पेशेंट के अंदर जो है वो किस किस्म का डिज़ीज़ है, उसकी डायग्नोसिस, यानी आइडिया इंसान को हो, हमें पता चले कि डिज़ीज़ है क्या, ठीक है, पता चल सके कि डिज़ीज़ किस तरह का जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है. इसमें काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी मॉडर्न रिसर्च एफर्ट्स हुई हैं, लाइक मॉडर्न रिसर्च आई है, उसके बाद डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है वो काफ़ी हद तक जो कह सकते हैं कि रेगुलेट हो चुकी हैं, अब काफ़ी हद तक कह सकते हैं एडवांस्ड हो चुकी हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम एंजियोग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं. आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा इसका कहीं ना कहीं पे, जिन लोगों के फैमिली में हार्ट पेशेंट्स वगैरह, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ जी फ़लाने अंकल या फ़लानी आंटी जो है वो एंजियोग्राफी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुआ है वगैरह वगैरह. ये सारी चीज़ें आप कॉमनली सुनते आ रहे होंगे. जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट पेशेंट है या कुछ इस तरह से है अगर फैमिली में, या कहीं आसपास ही बंदा सुन लेता है, तो ये टर्म्स सुनने में आती हैं. आई डोंट थिंक सो कि नहीं आई होंगी किसी के, अगर नहीं भी आई तो आती हैं, जिनके आई होंगी दे कैन रिलेट कि इस तरह की टर्म्स जो हैं वो हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं, लाइक होता है ऐसे, ठीक है. मैंने जो एटलीस्ट सुनी है एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास, मैंने ये वर्ड्स काफ़ी सुने हुए थे पढ़ने से पहले भी. तो इसमें होता क्या है अभी हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है. बेसिकली होता ये है, एंजियोग्राफी के अंदर एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है. अब कैथेटर क्या है? बेसिकली कैथेटर जो है एक डिवाइस होता है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होता है कि इस डिवाइस के थ्रू जो है वो डायग्नोस किया जाता है किसी भी आर्टरी या वेन के अंदर, इसको जो है वो जाके इंसर्ट किया जाता है और फिर जो है उसको आगे रेडियोग्राफिक गाइडेंस के ज़रिए जो है वो उसको हार्ट के अंदर मूव करवाया जाता है और पता लगाया जाता है कि कौन सी वेन या आर्टरी के अंदर गड़बड़ है, ठीक है. अब होता क्या है, इसमें एक डायग्नोस्टिक कैथेटर लगाया जाता है, ये दिखा रहे हैं, ये जो ब्लैक से दिखा रहे हैं इसकी बात हो रही है, ठीक है. ये पूरा कैथेटर इसमें इंसर्ट किया जाता है. अब इस पूरे प्रोसीजर को हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कहते हैं, यानी इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू आर्टरी और वेन, ठीक है. यानी किसी भी आर्टरी और वेन के अंदर हम जो है एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, उस प्रोसीजर को हम कार्डियक कैथेटराइजेशन का नाम देते हैं. इसके अलावा जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है या जो डिवाइस होता है उसको हम कैथेटर का नाम देते हैं, ठीक है. फिर इसको हम क्या करते हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, यानी गाइडेंस के थ्रू, यानी फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस यानी ऐसी गाइडेंस जिसके अंदर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, यानी कोई ना कोई लाइट प्रेजेंट है, उसके अंदर जो है वो उसको हार्ट के अंदर एडवांस किया जाता है, हार्ट के अंदर मूव कराया जाता है. और इससे क्या होता है कि ये जो ऑपरेटर यानी ऑपरेटर वो पर्सन जो कैथेटर को इंसर्ट कर रहा है उसको ये जो है अलाउ करता है कि इससे जो है वो काफ़ी सारा जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जो है उसकी एंजियोग्राम ऑब्टेन की जा सके. अब एंजियोग्राम क्या चीज़ है, ठीक है, इसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ. एंजियोग्राम कहते हैं मेडिकल इमेज ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट की जो अंदर की इमेज ऑब्टेन होती है ना, ठीक है, उस कंट्रास्ट मीडिया के थ्रू, जो भी कंट्रास्ट मीडिया उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट. यानी फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एओर्टा के अंदर इसने इंसर्ट किया, ठीक है. अब एओर्टा हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अंदर कोई कंट्रास्ट मीडिया ये इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कैथेटर है उसके थ्रू वो जाहिर सी बात है एक फ्लोरोस्कोपिक रेडियोग्राफिक गाइडेंस के थ्रू आगे वो मूव करे हार्ट के अंदर. तो वो जो ऑपरेटर है उसको जो ऑपरेट करने वाला है वो क्या कर सकता है कि उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करके क्या कर सकते हैं, वो एंजियोग्राम ऑब्टेन कर सकता है. मेडिकल इमेजेस ऑफ हार्ट जो है वो कह सकते हैं कि उसको ऑब्टेन कर सकता है, उनको जनरेट कर सकता है. इससे क्या होगा, एवेल्यूएट डिजीज़ ऑफ मिट्रल वेव, ठीक है, मिट्रल वेव के एओर्टिक वॉल्व और एओर्टा के डिजीज़ को जो है वो एवेल्यूएट किया जा सकता है कि मसला कहाँ पे आ रहा है, एओर्टिक वॉल्व में आ रहा है, मिट्रल वॉल्व में आ रहा है, या एओर्टा इटसेल्फ में कोई मसला आ रहा है. इनके साइज़ और फंक्शन का भी डिटरमाइन किया जा सकता है वेंट्रिकल्स की, यानी वेंट्रिकल का साइज़ तो नॉर्मल है, उनका फंक्शन ठीक है, ये चीज़ भी जो है हम इस कैथेटराइजेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं. इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है ना, ये एक अलग टाइप ऑफ एंजियोग्राफी है. इसमें क्या होता है, इसमें स्टेनोसिस को गेस किया जाता है, स्टेनोसिस को डिटेक्ट किया जाता है. स्टेनोसिस क्या है, किसी भी ट्यूब का नैरो हो जाना, यानी फॉर एग्जांपल एओर्टा है या वेना कैवा है, ये कोई भी कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी साइनस है या कोरोनरी ट्यूब है, कोई भी कुछ भी है रिलेटेड टू हार्ट है, अगर उसके अंदर कोई नैरोइंग आ जाए, यानी वो अपने नॉर्मल साइज से थोड़ी जो है वो कह सकते हैं नैरो हो जाए, तंग पड़ जाए, उसके अंदर कह सकते हैं इन अ सेंस वो हो जाए
कंस्ट्रिक्शन कोई आ जाए तो उसको हम स्टेनोसिस बोलते हैं, उस केस को। और इस स्टेनोसिस को डिटेक्ट करने के लिए हम जिस टेक्निक को यूज़ करते हैं उसे हम कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। कोरोनरी का वर्ड हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि इट सेल्फ हार्ट के लिए होती है। नॉर्मल एंजियोग्राफी जो है वो भी हार्ट के लिए ही होती है, लेकिन वो इट सेल्फ हार्ट की वेंस के लिए नहीं होती, वो हार्ट से रिलेटेड जो चैम्बर्स हैं या हार्ट वेंस हैं, एओर्टा वगैरह के लिए होती है या वॉल्व्स वगैरह के लिए होती है। जो इट सेल्फ हार्ट के कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, यानी हार्ट की वेंस, जो हार्ट की अपनी कोरोनरी वेंस, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनकी स्टेनोसिस को डिटेक्ट करने के लिए हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर्स भी होते हैं। अब रीवेस्कुलराइजेशन प्रोसीजर कौन से हो सकते हैं, इसमें रीवेस्कुलराइजेशन से प्रोसीजर से मुराद ये है कि अगर कोई हमारे पास वेजल, ब्लड वेजल जो है वो कोरोनरी वेजल है, उसमें कोई नैरोइंग आ गई है, कोई ब्लॉकेज आ गई है या वो तंग पड़ गई है, उसके अंदर से ब्लड सही से पास नहीं कर रहा, तो उसकी रीवेस्कुलराइजेशन कराई जा सके, यानी दोबारा से उसको अपने नॉर्मल साइज़ पे लेके आया जा सके। इसमें जो हमारे पास बलून एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग, दो तरह की टेक्निक्स आती हैं, इनको अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ा कि एंजियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वेजल्स और ब्रांचेस के अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास हार्ट है, इसने दिखाया हुआ है, ये आर्टरीज दिखा रहे हैं, स्टेनोसिस, ये स्टेनोसिस उसने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे मसला आ रहा है, ये जो आर्टरी है इसके अंदर स्टेनोसिस है। ठीक है, स्टेनोसिस यानी आर्टरी नैरो होगी, अपने ट्यूब नॉर्मल साइज से जो है वो कम होगी है। तो इसमें हमने इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने डायग्नोस्टिक कैथेटर इसमें सेट किया था टू कार्डियक कैथेटराइजेशन, राइट। उसने क्या डिटेक्ट किया, स्टेनोसिस डिटेक्ट किया हमारे पास इस आर्टरी के अंदर, इस आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस है। ठीक है, ये डायग्राम के अंदर यही बात समझा रहा है और ये हमारा मेन पर्पज़ होता है एंजियोग्राफी का। ठीक है, अब एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेक्निक है। ठीक है, ये क्योर नहीं है हमारे पास, ये डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इससे पता लगेगा कि हाँ फलानी आर्टरी के अंदर मसला है, इस आर्टरी के अंदर नैरोइंग होगी है, इस आर्टरी में कंस्ट्रिक्शन है, इसको हमने ट्रीट करना है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट अभी हम डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ इसकी डायग्नोसिस डिस्कस करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है टेक्निक हमारे पास कोरोनरी बाईपास, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट में आ जाता है। ये हमारे पास एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें सर्जिकल ऑपरेशन होता है और इसके ज़रिए क्या होता है कि इट रिलीज द इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी उनमें कोई ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, ब्लड सही से पास नहीं कर रहा, ब्लड रुक रहा है या कोई भी मसला आ रहा है, ब्लॉकेज आ गई है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, तो वो क्या करते हैं, कोरोनरी बाईपास के थ्रू सर्जिकली क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को जो है वो रिमूव करते हैं, यानी ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है। इस टेक्निक में होता क्या है, बेसिकली हम पूरी बॉडी के अंदर से हेल्दी सेगमेंट्स लेते हैं ब्लड वेजल के किसी और जगह से, यूजुअली वेन, लेग और आर्टरी ऑफ थोरेक्स के पास से लेते हैं। ठीक है, यानी थोरेक्स की जो आर्टरी है वहाँ से ली जाती है, या लेग से जो है हमारे पास कोई जो है वो वेन ली जाती है। ठीक है, और उसको फिर ऑब्स्ट्रक्शन के बाईपास करने के लिए कोरोनरी आर्टरी में लिया जाता है। अब समझने की बात है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लेग्स के अंदर से कोई आर्टरी या वेन जो है उसको वहाँ से लिया जाता है, यानी उसको उसके वहाँ के हेल्दी सेगमेंट्स जो है वहाँ से जो है वो उठाए जाते हैं, फिर उनको वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है कोरोनरी आर्टरीज़ की। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, ये वाली एरियाज़ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बाईपास ग्राफ्स हैं। ये बाईपास ग्राफ्स वो ग्राफ्स हैं हमारे पास जो हमने कहीं और से उठाए हैं, बॉडी के अंदर से ब्लड वेजल कहीं और से उठा के हमने यहाँ पे आके इंसर्ट किया है। ठीक है, एज अ ग्राफ्ट हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ताकि ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज जो है वो रिमूव की जा सके, ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म की जा सके। उसको ख़त्म करने के लिए हमने कहीं और से जो है वो ब्लड वेजल उठाई है। ठीक है, वेदर इट्स आर्टरी और वेन डजंट मैटर, हमने मोस्टली जो है वो बॉडी के लोअर सेगमेंट से ही उठाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जल्दी जो है वो रिकवरी हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शंस में इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती है। ठीक है, तो नीचे वाले पोर्शन से मोस्टली उठाया जाता है, लेग से, काफ से। ठीक है, इस तरह के एरियाज से उठाया जाता है या थोरेक्स से उठाया जाता है, तो ताकि वहाँ से जो है वो ब्लड वेजल उठा के जो कह सकते हैं अफेक्टेड एरिया वहाँ पे प्लेस की जा सके, और जो अफेक्टेड लाइक कोरोनरी आर्टरी है जिसमें ब्लॉकेज आई हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन आई हुई है, उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो बाईपास का मतलब ही ये है कि हमने बाईपास का क्या, हम बाईपास आप लोगों ने सुना होगा वर्ड। ठीक है, कहते हैं ये जैसे बाईपास रोड के ऊपर होते हैं बाईपास, उनका क्या काम होता है, वो दो रोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही है, या दो रोड्स के दरमियान से रास्ता बना रहे होते हैं। ठीक है, ताकि ब्लॉकेज ना हो, रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक ना हो। इस तरह से बाईपास यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है कि वो कहीं और से जो है उन्होंने ब्लड वेजल उठा के जो है वो इफेक्टेड एरिया पर लगाई है, ताकि ब्लड जो है वो रुके ना, ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको ख़त्म किया जा सके। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट। अब कार्डियोलॉजिस्ट आप लोगों के माइंड में आ गया, कार्डियोलॉजिस्ट क्या है। कार्डियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट को, यानी जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी लाइक कह सकते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, कार्डियोलॉजिस्ट क्या कहता है, एक प्लास्टिक ट्यूब को जो है वो आर्टरी में
आर्म की आर्टरी या लेग की आर्टरी में जो है वो थ्रेड करता है, यानी उसको थ्रू स्टिचिंग के थ्रू जो है ना उसको लगाया जाता है आर्म के अंदर या लेग के अंदर, और फिर उसको एक मेजर ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट तक लेके जाता है। अब ये बात समझने वाली है, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे उसने क्या किया है, ठीक है, ये बाईपास ग्राफ्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास के करोनरी आर्टरी में बाईपास ग्राफ्ट किस तरह से इंसर्ट किया जाता है वो ये दिखा रहे हैं कि एक आर्टरी के अंदर बाईपास ग्राफ्ट को वो किस तरह से लेके जा रहे हैं। बाईपास ग्राफ्ट क्या है, हमारे पास वो ब्लड या वेन है जो ऊपर मैं भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो हमने कहीं और से उठाई थी, ठीक है, जैसे ये दिखा रहे हैं, उसको उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, उसको इंसर्ट किया जा रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, एंजियोप्लास्टी के अंदर के मेजर ट्यूब आर्म और लेग की जो होती है उसके अंदर पे थ्रेड की जाती है, ठीक है, एक ट्यूब लगाई जाती है, फिर उसको मेजर ब्लड वेसल के थ्रू हार्ट तक लिया जाता है। जब वो उस प्लेक रीजन, उस लेयर तक पहुँचती है करोनरी आर्टरी पे जहाँ पे ब्लॉकेज है, तो उस पर एक बलून लगा होता है, ठीक है, आगे एक बलून सा लगा होता है, ठीक है, एंड ऑफ द ट्यूब उसको इन्फ्लेट किया जाता है, यानी उसमें हवा भरी जाती है जिससे वेजल ओपन हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये हमारे पास ब्लड वेजल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल कह सकते हैं, यहाँ पे उसकी ब्लॉकेज हुई हुई है, ठीक है। अब वो कह सकते हैं जाहिर सी बात है यहाँ पे ब्लॉकेज है तो वो अपने नॉर्मल साइज़ से तो थोड़ी सी वो होगी ना, कंस्ट्रक्ट होगी। अब इस कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो है जब आगे वो बलून को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब बलून यहाँ पे अपनी इन्फ्लेशन उसकी होगी, बलून का साइज़ जो है वो बढ़ेगा, उसका साइज़ बढ़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे पास जो ये है आर्टरी या वेन या ब्लड वेसल जो भी है वो भी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी नैरोइंग में कमी आएगी, उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा और वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ पर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, किससे, इस बलून की इन्फ्लेशन से, राइट, ठीक है। ये वो बता रहे हैं कि जब वो उस लोकेशन पे आ जाती है जहाँ पे प्लेक है, जहाँ पे ब्लॉकेज है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इन्फ्लेट किया जाता है बलून को, जिससे ब्लड वेसल फोर्स हो जाती है, यानी उस पर फोर्स लगती है तो वो मजबूर हो जाती है कि वो ओपन हो जाए, ठीक है। आर्टरी नहीं होती ओपन, ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि आर्टरी जो है उसको ओपन करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आर्टरी जो है हमारे पास उनका जो कह सकते हैं कि टिनोकेट वंशिया होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, ठीक है, तो उनको जो है वो ओपन करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए स्लॉटेड ट्यूब स्टेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, स्टेंट्स का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब ये स्टेंट्स डाले जाते हैं एक आर्टरी के अंदर और इनको इसलिए रखा जाता है कि आर्टरी ओपन ही रहे, उनको डाला जाता है और फिर उनको एक्सपैंड करवा दिया जाता है और वो एक्सपैंड हो जाते हैं आर्टरी के अंदर ताकि आर्टरी ओपन रहे, आर्टरी दोबारा से बंद ना हो जाए। अब ये जो स्टेंट्स होते हैं ना, इनको हम हेपारिन प्रोटीन से कोट किया जाता है। हेपारिन प्रोटीन हमारे पास बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब ब्लड वेजल के अंदर हम कोई चीज़ जाके इंसर्ट कर देंगे तो ब्लड वहाँ पे क्लॉटिंग का खर्चा आ सकता है कि ब्लड वहाँ पे जमना शुरू हो जाए, तो फिर बात तो वहीं पे आ जाएगी ना, पहले से उधर ऑब्स्ट्रिक्शन है तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो तो मामला मजीद ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन प्रोटीन जो है उससे कोट करके स्टेंट्स को डाला जाता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पर ना हो सके, और ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो एट्रियल क्लोजिंग को प्रिवेंट करते हैं, यानी दोबारा से जो है वो आर्टरी बंद ना हो जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हेपारिन प्रोटीन और स्पेशल केमिकल्स जो है वो स्टेंट्स के गिर्द लगाए जाते हैं, ठीक हो क्या। नेक्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी। अब ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है ना, इसको हम ओपन हार्ट सर्जरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट की चेस्ट को प्रॉपरली कट करके ओपन किया जाता है और प्रॉपर एक कह सकते हैं कि एक काफ़ी डिटेल सर्जरी होती है, ठीक है। और ये हार्ट की बात नहीं हो रही, ये जो ओपन का मतलब है ना, ये चेस्ट की बात हो रही है कि चेस्ट जो है उसको ओपन किया जाता है, हार्ट की बात नहीं हो रही कि हार्ट को हम ओपन नहीं करें। हार्ट ओपन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी, डिपेंडिंग अपॉन द कह सकते हैं कि एमरजेंसी की सिचुएशन किस तरह की है पेशेंट की, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हार्ट ओपन करने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम प्रॉपर हम जो चेस्ट है पेशेंट की उसको ओपन करने वाले हैं, ठीक है। हार्ट सर्जरी को क्या कहते हैं, हमने हार्ट प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हार्ट के जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। इंसिजन जो है लगाई जाती है, ठीक है, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के थ्रू, यानी हम स्टर्नम के अंदर बेसिकली जाके जो है वो क्या करते हैं कि एक इंसिजन कहते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है। जब पर्सन जनरल एनेस्थीसिया में होता है, एनेस्थीसिया का मुराद है यानी जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कहते हैं बेहोश करने को, ठीक है। कहते हैं ना पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया हमने, यानी पेशेंट को हमने बेहोश कर दिया। तो पेशेंट जब बेहोश होगा, ठीक है, उसको हम जो है क्या करते हैं कि एक ब्रेस्ट बोन स्टर्नम जो हमारे पास है उसके अंदर क्या जाके इंसिजन लगाते हैं, यानी उसमें एक सुराख करते हैं। फिर क्या होता है, उसके अंदर से ट्यूब्स जो है वो गुजारी जाती हैं, उन ट्यूब्स को क्या कहता है, वो ब्लड को जो है वो एक स्पेशल पंप से हार्ट लंग बाईपास मशीन तक लेके जाती है, ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है अब हार्ट को हमने रोक देना है, ज़ाहिर सी बात है जब हम हार्ट पर सर्जरी करें तो हार्ट को तो रोकना पड़ेगा, हार्ट तो हर वक्त पंप करता है ना, ब्लड बीट करता रहता है। अब जितनी देर हार्ट बंद रहेगा तो पेशेंट को हमने मारना तो नहीं है ना, पेशेंट का खून तो पूरी बॉडी में जो है उसको पंप तो कराना है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्पेशली जो एक ट्यूब सी जो है वो उनको एक मशीन से कलेक्ट किया जाता है, जिसको हार्ट लंग बाईपास मशीन कहते हैं। ये क्या करती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डालती रहती है और ब्लड को वार्म रखती है जितनी देर सर्जन जो है वो हार्ट को रिपेयर कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, जितनी देर हार्ट को वो रिपेयर कर रहा होगा, हार्ट रुका हुआ है पर्सन का, तो पर्सन ने तो
ऊपर जिस कहते हैं ना ऊपर पहुंच जाना है अगर हार्ट रुका रहेगा उसका, तो वो पूरी बॉडी की न्यूट्रिएंट्स वगैरह और पूरी बॉडी की जो कह सकते हैं नेसेसिटीज़ हैं, ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन वगैरह का पहुंचना बॉडी में तो ज़रूरी है ना, वरना डेथ हो जाएगी पर्सन की। तो उसके लिए हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ ट्यूब्स को कनेक्ट किया जाता है और वो ब्लड को जो है वो इस पंप के थ्रू पूरी बॉडी तक लेके जाती हैं, और इससे क्या होता है कि सर्जन मीनवाइल सर्जन जो है वो उसको रिपेयर कर देता है हार्ट को, ठीक है। इस मशीन से क्या होता है, हार्ट को स्टॉप करने का जो है वो हमें कहते हैं कि परमिशन मिल जाती है। ज़ाहिर सी बात है जब वो मशीन हार्ट का फंक्शन परफॉर्म करी है तो इतनी देर के लिए हार्ट को रोका जा सकता है, ठीक है। और हार्ट को जब रोक देंगे तो फिर हार्ट मसल को रिपेयर करना, हार्ट वॉल्स पे काम करना, उनकी ब्लड वेजल्स आउटसाइड द हार्ट है उनको ईजिली देखा जा सकता है, उनको रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। जब रिपेयर हो जाएगा फिर हार्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा और मशीन को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। और ब्रेस्ट बोन और स्किन सर्जरी को दैन बंद कर दिया जाएगा, यानी जो स्किन के अंदर जो उन्होंने सुराख किया था, जो उन्होंने कट्स लगाए थे, उनको दोबारा से स्टिच करके बंद कर दिया जाएगा, हार्ट को स्टार्ट करके चेस्ट को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये होती है ओपन हार्ट सर्जरी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है और मोस्टली इसको नहीं किया जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि पर्सन इसको सर्वाइव करे, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ क्योर, देयर इज़ अ ट्रीटमेंट जो एग्जिस्ट करता है और पेशेंट सर्वाइव भी कर जाते हैं, हार्ट सर्जरी के बाद भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन, कह सकते हैं नसीब की बात है, लेकिन एक प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है, दैट्स कॉल्ड ओपन हार्ट सर्जरी। आगे आ जाते हैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के ऊपर, ठीक है। हाइपर और हाइपो नाम के अंदर ज़ाहिर है इनके मतलब, ठीक है। हम पीछे ब्लड प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारे पास वो फोर्स होती है जो कि अगेंस्ट द ब्लड वेजल्स, यानी ब्लड वेजल की वॉल्स के अगेंस्ट जो ब्लड फोर्स लगा रहा होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसके दो नंबर्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक यानी टॉप नंबर, जो पहले वाला नंबर होता है ना, वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बता रहा होता है कि यानी आर्टरीज वॉल के ऊपर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे उन पर कितनी फोर्स लग रही है। और जो दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो ये बता रहा होता है कि आर्टरी वॉल के ऊपर जो है वो हार्ट जब रिलैक्स कर रहा होता है तो कितनी फोर्स लग रही होती है, ठीक है। अब वो जो फिजिकल मेजर ब्लड प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्करी में हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है, mm चीज़ में हम उसको मेजर करते हैं। और हमारा ब्लड प्रेशर डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे पे डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी सुबह के टाइम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है ड्यूरिंग होल डे, सेम नहीं रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। और हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, यानी ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो इसका मतलब है उसको हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन का वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। और ब्लड जो है वो अगेंस्ट द वॉल जब है ज़्यादा हार्डली मूव कर रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो है फोर्स लग रही होती है ब्लड वेजल्स की वॉल्स के ऊपर, तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इवेंचुअली हाई हो जाता है, ठीक है। अब हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, जो कि नॉर्मली 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए ना जब ब्लड, तो फिर ब्लड प्रेशर तो हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो 120/80 होता है, इससे कम होगा तो हमारे पास हाइपोटेंशन होगी, इससे ऊपर होगा तो हाइपरटेंशन होगी। यानी 120/80 से ब्लड प्रेशर अगर कम होगा तो ब्लड प्रेशर लो है, इसका मतलब है पेशेंट का, और 120/80 से ऊपर है तो उसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। अब 140/90 तक अगर ब्लड प्रेशर चला गया, इससे भी ज़्यादा होगा तो वो फिर हाइपर टेंशन में आता है, यानी फिर हाई ब्लड प्रेशर हो गया उस पर्सन का, ठीक है। तो नॉर्मल आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस तब भी हो सकती है यानी जब दोनों में से कोई एक रीडिंग, यानी 140 या 90 या 140 में से कोई एक रीडिंग ज़्यादा है, यानी 140/120 आ रहा है, या कह सकते हैं कि 150/90 आ रहा है। दोनों केसेस में हमारे पास क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होगा, ठीक है। यानी उसको डायग्नोज हम कर सकते हैं, यानी एक अगर रीडिंग जो है वो हाई आ रही है दोनों में से कोई एक, तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जिन रेगुलेट कर रहे होते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ब्लड प्रेशर को कह सकते हैं कि रेगुलेशन में इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर के ऊपर जो काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे फैक्टर्स जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं जो कि कंट्रोल में हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोलेबल फैक्टर्स में डाइट आ जाती है, ठीक है, हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट के अंदर क्या, हाई सोडियम इनटेक, ऐसी डाइट जिसमें पोटेशियम कम हो, या फिर सैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा लेना, ठीक है, घी वगैरह या ऑयली चीज़ों को ज़्यादा इनटेक करना, ये जो है वो क्या कर सकती है कि ब्लड प्रेशर को हाई करने में इसका रोल प्ले करती है, हाइपरटेंशन में रोल करती है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज ना होना या फिर सुस्त होना, पर्सन का फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ये सारी चीज़ें भी हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा ओवरवेट होना या ओबेस करने, मोटा होना, ये भी, मोटापा जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर का कह सकते हैं कि मेजर फैक्टर है। यानी अगर कोई पर्सन जो है उसकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा है और वो मोटा है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स का ज़्यादा होना, यानी कोई पर्सन जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो उसकी स्ट्रेस लेने की वजह से क्या होगा, टेम्परेरी ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप ना होना, यानी सही से सोना ना, या तो नींद पूरी ना होना, या पुअर क्वालिटी स्लीप होना, यानी सही से सोना पाए बंदा,
ठीक है। तो इसको भी ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्लड प्रेशर जो है इससे फ्लक्चुएट कर सकता है, हाई कर सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस में अगर हम बात करें तो कुछ मेडिकेशंस कफ और कोल्ड की इस तरह की होती हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकती हैं। कुछ इस तरह की मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, जो कि लाइक उनके एक्सेसिव इंटेक से या उनके लॉन्ग टर्म इंटेक से जो है हमारे ब्लड प्रेशर पे कह सकते हैं इफेक्ट आ सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये सारे जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए थे ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी डाइट, स्लीप, स्ट्रेस, वेट, फिजिकल एक्टिविटी, मेडिकेशंस, ये सारी वो चीज़ें जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर हम थोड़ी बहुत चेंजेस ला के हम इस चीज़ को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो है एज, यानी पर्सन की एज होगी है, ठीक है। 30-40 प्लस में मोस्टली पर्सन चले जाते हैं तो ब्लड प्रेशर का इशू आता है, ठीक है। तो अब उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, एज होगी हमारी, अब उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आता है। जेनेटिक्स, यानी फैमिली हिस्ट्री है, उस पर्सन की फैमिली के अंदर ही ये इशू है कि ब्लड प्रेशर का उनको प्रॉब्लम होता है, तो उस पर्सन का रुझान, प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं रुझान को, यानी उस पर्सन का ज़्यादा रिस्क है कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है जिसकी फैमिली के अंदर ऑलरेडी जो है वो हाइपरटेंशन का मसला चल रहा है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं, यानी किडनी डिजीज़ आ सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थायराइड ग्लैंड के इशूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। अब ये स्लीप अपनिया किस तरह की कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि पर्सन नींद के दौरान उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, दोबारा से रीस्टार्ट, यानी एक उसका सांस रुकता है, बंद होता है, रुकता है, बंद होता है। ये वाला केस जो है वो स्लीप अपनिया कहलाता है। ये भी ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे कंडीशंस हमारे पास अनकंट्रोलेबल है, जैसी सी बात है, इंसान खुद तो नहीं करता, ये नेचुरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब अदर फैक्टर्स में बैरोरिसेप्टर्स हम पढ़ चुके हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मॉनिटर करते हैं ब्लड वेजल्स को, ठीक है। और ये ब्लड वेजल कंस्ट्रक्शन और हार्ट का जो हार्ट रेट होता है उसको एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, लाइक बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। तो कार्डियक आउटपुट हम पता है वो अमाउंट ऑफ ब्लड जो ब्लड हार्ट एक बीट के अंदर पंप कर रहा होता है, इसको भी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी हमारे पास हार्ट रेट कितना है, यानी एक बीट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो ब्लड प्रेशर में इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये वो रेजिस्टेंस है जो कि ब्लड फ्लो में ब्लड वेजल्स पे आता है, और ये ब्लड वेजल डायमीटर और ब्लड विस्कोसिटी पर डिपेंड करते हैं। यानी कहते हैं ना किसी बंदे का इसका खून बहुत गाढ़ा है, इसका खून बहुत पतला है, तो वो ब्लड विस्कोसिटी भी एक फैक्टर होता है, ठीक है। यानी किसी बंदे का ब्लड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, किसी का पतला है, वो डिपेंड करता है ब्लड विस्कोसिटी, उस चीज़ को कहते हैं। ब्लड वेजल डायमीटर, यानी ब्लड वेजल का डायमीटर कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे आती हैं। यानी टोटल ब्लड वेजल में से जब ब्लड पास कर रहा है तो उनके डायमीटर पर डिपेंड करता है ना कि उसके अंदर वो कितना कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो पे आ रहा है, ब्लड ईजिली पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें उसकी सारी ब्लड वेजल डायमीटर पे या ब्लड विस्कोसिटी पे डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ भी उन फैक्टर्स में आ जाती है जो ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लड वॉल्यूम की हम बात करें तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड अमाउंट ऑफ ब्लड को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर जो लेके जा रहा है, वो भी ब्लड प्रेशर पे जो है वो असरअंदाज होती है। इसके अलावा ब्लड विस्कोसिटी, वो ब्लड की थिकनेस जो कि फ्लो और प्रेशर पे डिपेंड करती है, ये भी चीज़ें जो है वो ब्लड प्रेशर में आ जाती हैं, ये हाइपरटेंशन में इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट हाइपोटेंशन की बात आ जाती है। तो हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आर्टरी वॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में इसको मेजर किया जाता है, बात हम पहले बताते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमें अभी पड़ा है 120/80 होता है, ठीक है। अगर 90/60 हो जाए तो ये हमारे पास लो ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम से प्रिवेंशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इनसे किस तरह खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेल्दी डाइट इनटेक, ठीक है, हार्ट हेल्दी डाइट हम लें, यानी ऐसी डाइट लें जो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हो, ठीक है। फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, होल ग्रेन्स लें, ऐसी डाइट्स लें जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स और फाइबर ज़्यादा हो और कोलेस्ट्रॉल और कह सकते हैं कि फ़ैट कंटेंट कम हो, ठीक है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। इसके अलावा हम जो है वो फ़ैट जो है उसको फ़ैट हमारी जो कह सकते हैं डाइट के अंदर फ़ैट कंटेंट है उसको कंट्रोल करें। इसके अलावा सोडियम इनटेक को हम कम करें, हाई सोडियम लेवल से हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, यानी हम नमक की अमाउंट को कम करते हैं। इसके अलावा सोडियम रिलेटेड जो डाइट्स होती हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो थोड़े से रिड्यूस कर लें, यानी हम अपने सोडियम इनटेक को ओवरऑल रिड्यूस कर लें तो इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सकता है। इसके अलावा हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, ठीक है, पालक हो गई, ये इस तरह की जो होती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, करेले वगैरह हो गए, ये सारी वेजिटेबल्स। इसके अलावा ऑरेंज कलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें, कैरेट्स हो गए, इसके अलावा ऑरेंजेस हो गए, इस तरह के जो हमारे पास कह सकते हैं कि डाइट्स हैं इस तरह की लें तो इससे क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेमेशन कम होगी और ये भी हार्ट डिजीज़ से लिंक्ड होती है। यानी जैसी सी बात है, डाइट जब प्रॉपर होगी तो हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी हम रेगुलरली स्टार्ट कर दें, ठीक है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर दें, एरोबिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें, ठीक है,
हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें, फिर उसको जो है वो आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा उसको कह सकते हैं सख्त एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह, डिपेंड्स ऑन द पर्सन के पर्सन किस तरह की जो है वो एक्सरसाइज जो है वो उसको लेता है। मकसद क्या है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। नहीं, फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ओवरऑल ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिम वगैरह जाना और जिमिंग और ये सारी चीज़ें भी इसी में आ जाती हैं। यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी लेने से क्या होता है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म और वेट जो है वो मैनेज हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है फिर हार्ट का जो रिस्क है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हेल्दी वेट को हम मेंटेन करें। अपने बॉडी का जो बॉडी मास इंडेक्स होता है, यानी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल मास इंडेक्स है, मास इंडेक्स के अंदर आ जाता है कि इस पर्सन के अंदर कितना फ़ैट कंटेंट है, इस पर्सन के अंदर कितना प्रोटीन कंटेंट है, इतना वेट है, ये अपने नॉर्मल वेट से ज़्यादा है अपनी एज के हिसाब से इसका वेट, ठीक है, ये बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। तो अगर हम अपने बॉडी का मास इंडेक्स नॉर्मल रखें, उसको हम हेल्दी वेट में रखें, ठीक है, यानी हम उसको अपनी बॉडी को ओबेसिटी से बचाएं, मोटापे से बचाएं, तो हार्ट रिस्क को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट को रेगुलर एक्सरसाइज के साथ मेंटेन कर दें, यानी हम एक डाइट अच्छी रखें, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलर कर लें, वेट को लूज़ कर लें, अपने आप को मोटापे से बचाएं, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो उसको हम कम कर लेंगे और हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्मोकिंग, यानी अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी स्मोकिंग की आदत को जो है वो ख़त्म कर दे। जाहिर सी बात है, स्मोकिंग से जो है वो ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं और हार्ट रिस्क और स्ट्रोक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और ये मेजर कह सकते हैं कि मेजर रीज़न्स हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, जो कि हार्ट हेल्थ को बहुत बुरी तरह से मुतासर करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़ ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को जो है वो कम करने के लिए स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए, सो दैट हमारे ब्लड वेजल्स और ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा मैनेज स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, यानी हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोनिक स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो काफ़ी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो, यानी एक पर्सन जो है वो 1 साल 2 साल 3 सालों से मुसलसल स्ट्रेस के अंदर रह रहा है, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस बन जाएगा, ठीक है, यानी काफ़ी प्रोलॉन्ग टाइम से वो स्ट्रेस के अंदर जा रहा है, तो उसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहेंगे। अब किसी पर्सन जो है, कोई पर्सन जो है वो क्रोनिक स्ट्रेस में है 2-3 सालों से, तो वो उसका हाइपरटेंशन और हार्ट रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसने जो है आपको मेथड बताएं। इसके अलावा 7 to 9 आवर्स की जो है वो क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि हम अपने ब्लड लेवल को जो है वो मेंटेन कर सकें और स्ट्रेस को मैनेज कर सकें, ताकि हमारी जो है वो हार्ट भी हेल्दी रहे, इसके अलावा ब्लड वेजल्स हेल्दी रहें, ओवरऑल हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास किसमें, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर इंशाल्लाह हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो होप सो आप लोग को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।